हेलो फ्रेंड्स, स्वेल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी में किस तरीके से विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची किस तरीके से आते हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द किस तरीके से आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुविकल्पीय में तो बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो वेरी शॉर्ट यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न जो बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उनसे जरूर आते हैं। ठीक है, कभी वो पूछ लेता है कि बहुविकल्पी आपको पहचान, बहुविकल्पी में दोस्तों कभी आपसे वो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है, तो आपको विलोम शब्द उनको पहचानना होगा। आपसे कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द है या पर्यायवाची कौन कौन से इनमें से है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको दे देगा, पूछेगा आपसे किस तरीके से इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द की आपको पहचान करनी है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो 2016, 17, 18, 19, 22 और 23 के एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने कवर किया था। और दोस्तों, उसके साथ साथ जो वीडियो हमारी थी उनमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यानी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उनको भी शामिल किया गया था। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके एक एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाए। तो दोस्तों, बिना देरी के यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि विलोम शब्द क्या होते हैं और जानेंगे कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट विलोम शब्द कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आता है विपरीतार्थक और विलोम शब्द किसे कहते हैं, यानी विपरीत शब्द और विलोम शब्द किसे कहते हैं, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको अपोजिट वर्ड कहते हैं। तो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि विलोम शब्द क्या होता है। हो सकता है कभी पूछ ले अति लघुत्तरीय प्रश्न में कि विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, अगर वो पूछ रहा है कि विलोम शब्द क्या होता है तो आपको इस तरीके से लिखना है कि जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उनको विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आ गया कायर, कायर का विलोम क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, कायर का अपोजिट हो जाएगा वीर। अमृत का अपोजिट हो जाएगा विष। जैसे रात, रात का अपोजिट क्या हो जाएगा दिन इसका। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से विलोम शब्द आपने 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में आपने अच्छे से तैयार किया होगा। तो दोस्तों, विलोम शब्द वही सब आते हैं, बस सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन करनी है। पर्यायवाची भी वही आएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी वही आएगा, बस आपको क्या करना है, फटाफट से आपको रिवीजन करना है, जिससे आपका अच्छे से एक बार फिर से तैयार हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे घृणा, घृणा का विलोम शब्द हो जाएगा प्रेम, आदि का हो जाएगा अंत, रक्षक का हो जाएगा भक्षक। देखिए आप इस तरीके से याद करिए, कायर, वीर, अमृत, विष, रात का दिन, घृणा, प्रेम, आदि, अंत, रक्षक, भक्षक, इस तरीके से आप याद करिए। ठीक है, और याद करने का जो पैटर्न होता है दोस्तों, सबका अलग अलग थ्योरी से अपने याद करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ आप उस पैटर्न से याद करिए। जैसा जिस पैटर्न से आप याद करते हो, जिस पैटर्न से आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप उस पैटर्न से करिए। ठीक है, किसी के बताए से बस थोड़ा सा आप ये देखिए कि हाँ कहाँ पर हम लोगों से गलती हो रही है, आप उन गलतियों को सुधारिए। ठीक है, कि कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर आप कंफ्यूज हैं। ठीक है, बाकी आपको स्टडी किस तरीके से करनी है, आप खुद अपने हिसाब से, ठीक है, अपने समय अनुसार करिए। दिन में करनी है दिन में करिए, रात में करनी है रात में करिए, सुबह करनी है अर्ली मॉर्निंग में, आपको अर्ली मॉर्निंग में करिए। यानी जब आपको स्टडी करते हुए बने, जिस टाइम टेबल से बनाए, आप उस टाइम टेबल को बना के जिस बुक से, ठीक है, चाहे और जिस क्वेश्चन सीरीज से, चाहे आप पवन सीरीज, चाहे राजन सीरीज, चाहे विद्या सीरीज, चाहे कोई भी सीरीज हो, चाहे कोई भी बुक हो, ठीक, चाहे कोई भी आपकी गाइड या कोई भी नोट्स हो, जिनसे आपको तैयारी करनी है, बस शर्त यह है कि आप अच्छे से उनको तैयार करिए। और दोस्तों, रट्टा मार के तैयारी मत करिएगा। ठीक, समझ समझ के तैयारी करिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगला आता है अंधकार का हो जाएगा प्रकाश विलोम, यश का हो जाएगा अपयश, गर्मी, सर्दी, अपना पराया, राजा, रंक, चतुर, मूर्ख। तो सब जो विलोम शब्द होते हैं ये सब आए हुए हैं और आप अच्छे से इनको तैयार कर लेंगे। ठीक है, और तैयार हैं। जय का हो जाएगा पराजय, आरंभ का अंत, समीप का दूर, दाएं का बाएं, अमीर का गरीब, सेवक का स्वामी, धर्म का अधर्म, आय का व्यय, भला का बुरा, दुर्लभ का सुलभ, उचित का अनुचित, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल, विष का हो जाएगा अमृत, जड़ का हो जाएगा चेतन, उपकार का हो जाएगा अपकार, सार्थक का हो जाएगा निर्थरक, देना, लेना, आलसी, परिश्रमी, स्वतंत्र का परतंत्र, धनी का हो जाएगा निर्धन, ऊंच का हो जाएगा नीच, हर्ष का हो जाएगा शोक। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर हार का हो जाएगा जीत। ठीक है, पंडित का हो जाएगा मूर्ख, हर्ष का हो जाएगा शोक, पाप का हो जाएगा पुण्य, एकता का हो जाएगा अनेकता। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट और हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ से हम देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आदि, आदि का विलोम क्या हो जाएगा
अंत का विलोम क्या हो जाएगा? आदि, अंदर, बाहर, अग, विग, अंधेरा, उजाला, अल्पग, बहुग। तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है अल्पग। अनुरक्ति, विरक्ति, अनुराग, विराग। अमीर का हो जाएगा गरीब, उदय का अस्त, उत्थान का पतन, अपकार का उपकार, ठीक। कर्तक का कर्तघ्न, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर्तक हो कर्तघ्न, ठीक है। कृति का अपकृति, लघु का हो जाएगा गुरु, अमीर का गरीब, जन्म का मृत्यु। देखिए कहीं से भी गरीब का अमीर, अस्त का उदय पूछ सकता है, पतन का उत्थान पूछ सकता है, ठीक है। उपकार का अपकार पूछ सकता है, ठीक है। लघु का गुरु या गुरु का लघु, इस तरीके से वो पूछ सकते हैं, घुमा के भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं अर्घ का हो जाएगा पश्य, अति का अल्प, अर्थ का अनर्थ, अर्गज का अनुज, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अनुकूल का प्रतिकूल, अल्पायु का दीर्घायु, अमृत का विष, अनाथ का सनाथ, आरंभ का अंत। जंगम, स्थावर, तीव्र का हो जाएगा मंद, तिमिर का हो जाएगा प्रकाश, दीर्घायु का हो जाएगा अल्पायु, चंचल का स्थिर, जय का हो जाएगा पराजित, तुच्छ का हो जाएगा महान, दुर्बल सबल, धनी का निर्धन, परतंत्र का हो जाएगा स्वतंत्र, ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको दोस्तों अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। आरंभ का हो जाएगा अंत, अपकार का उपकार, अपेक्षा का उपेक्षा, अपसर्ग का प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग का प्रत्यय हो जाएगा, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा, कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक, कर्पण का हो जाएगा उदार, आद्र का हो जाएगा शुष्क, आगामी का हो जाएगा विगत, ठीक। धनी का हो जाएगा निर्धन, परतंत्र का हो जाएगा स्वतंत्र, संयोग का वियोग, सुगंध का दुर्गंध, श्रव्य का दृश्य, स्वाधीन का पराधीन, लिखित का हो जाएगा मौखिक, मान का हो जाएगा अपमान, प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष, निद्रा का हो जाएगा अनिद्रा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर आकाश का हो जाएगा पाताल, ठीक है। अपमान का हो जाएगा सम्मान, निद्रा का अनिद्रा, मित्र का शत्रु और मोक्ष का बंधन, ठीक है। तो दोस्तों ये विलोम शब्द थे, इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों जो आपकी स्टडी रहेगी वो विधिवत रहेगी, यानी जो युद्ध स्तर पर होती है ना, तो युद्ध स्तर पर आपको अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू जारी रखना है, ठीक। फिर दोस्तों यहाँ से उसके बाद आता है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसे भिन्न शब्द जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं उनको पर्यायवाची, और उन्हीं को कहते हैं समानार्थी शब्द, ठीक है। तो पर्यायवाची और समानार्थी शब्द एक जैसे होते हैं। समानार्थी का मतलब ही होता है समान अर्थ प्रकट करने वाला, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द के कुछ उदाहरण यहाँ पर जैसे आ गया असुर, असुर का हो जाएगा दानव, दानुज, दैत्य, निशाचर और राक्षस। तो दोस्तों कभी कभी वो पूछ लेगा असुर का पर्यायवाची बताइए, ठीक। या फिर अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में असुर का पर्यायवाची है, तो जो पर्यायवाची है आप उसको याद, आपको ध्यान से लिखना होगा। तो सबसे अच्छा इसके लिए होता है दोस्तों आप एक एक शब्द के 3 से 4 पर्यायवाची अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक। जैसे आ गया अमृत, तो अमृत का पर्यायवाची पीयूष, सुधा, सोन, ठीक। आकाश, आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम, आसमान। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो दिए हुए हैं आपको, इसके अलावा जो भी आपके तैयार हुए पर्यायवाची हैं, ठीक है, तो आप उनको एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर अति लघुत्तरी क्वेश्चन में आ रहा है कि पर्यायवाची लिखिए, ठीक, आपको दे दे कि वहाँ पे आकाश का पर्यायवाची लिखिए, तो आपको आकाश का पर्यायवाची जो याद हो आप उसको लिख दीजिए। अगर वो ऑब्जेक्टिव में दे रहा है, यानी बहुविकल्पी में दे रहा है कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है, तो आपको उसमें से ढूंढ के लिखना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो जो नहीं होगा आपको नहीं वाला सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ से। यहाँ पर आता है आनंद, आनंद का हो जाएगा हर्ष, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता। इच्छा, इच्छा का हो जाता है मनोरथ, कामना, चाह, आकांक्षा होती। ईश्वर, ईश्वर का हो जाता है प्रभु, परमात्मा, भगवान, है ना। इंद्र का हो जाता है महेंद्र, सुरपति, सुरेश, देवराज। गंगा, गंगा का हो जाएगा जाह्नवी, देवनदी, सुरसरी, है ना, सुर नदी भी हो जाता है। चंद्रमा वेरी इंपॉर्टेंट है, शशि, चंद्र, राकेश, चांद, मयंक, इंदु हो जाएगा, ठीक। जल वेरी इंपॉर्टेंट, नीर, पानी, वारी, है ना। पृथ्वी वेरी इंपॉर्टेंट, भू, भूमि, धरा यहाँ पर आ जाता है, धरती भी आ जाता है। सूर्य भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो होगा पर्यायवाची हो जाएगा भानु, रवि, दिनकर, है ना। अगला आता है यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अंधकार, अंधकार का हो जाएगा तम, तमीशा, तिमिर, धवांत हो जाएगा। अग्नि का पावक, ज्वाला, अग्नि, दहन, आग, है ना। अमृत का सोम, सुधा, अमी। जंगल का वन, कानन, अरण्य, विपिन हो जाएगा अश्व, तुरंग है घोड़ा हो जाएगा, ठीक है। असुर का हो जाएगा दानव, दैत्य, राक्षस। जो यहाँ पर आप लिखे हुए हैं आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। आग का आ जाएगा नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, है ना। आकाश का हो जाएगा आकाश, गगन, नभ, अंबर। आम का हो जाएगा आम्र, रसाल, अमृत फल। उसके बाद यहाँ पर इच्छा, इच्छा का हो जाता है आकांक्षा, ठीक। अभिलाषा, मनोरथ हो जाता है। इंद्र का हो जाएगा सुरपति, देवराज, महेंद्र। ईश्वर का परमात्मा, परमेश्वर, भगवान। औरत का हो जाएगा स्त्री, घरनी, घरवाली, जोरू हो जाती है ना। कपड़ा का हो जाएगा चीर, वसनपट, अंबर, वस्त्र हो जाएगा। कमल का कज, पंकज, जलज, नीरज, अंबुज, राजीव। कामदेव का हो जाएगा
काम, मदन, मनोज, मयन। तो दोस्तों आप क्या करिए, 3 3 4 4 पर्यायवाची अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, जैसे कृष्ण हो गया, कृष्ण का हो जाएगा मोहन, मुरारी, गोपाल। काग का हो जाएगा कौवा, व्यास, काग। तो दोस्तों ये इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर और आता है कि चंद्रमा, सोम, मयंक, सुधाकर। जल का कभी कभी पूछ लेता है कि पानी, नीर, तोय। जंगल का विपिन, कानन, अरण्य, वन। तालाब का हो जाएगा सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका यहीं से 100% बनेगा। ठीक, देखिए किस तरीके से होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब होता है कि जैसे कि कोई वाक्य है उसके लिए एक शब्द आ जाए वहाँ पे। जैसे जिसकी कल्पना ना की जा सके तो उसको कह देंगे अकल्पनीय। जो कहा ना जा सके उसके लिए आता है अकथनीय। जिसका जन्म पहले हुआ उसको अर्गज कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसको अगोचर कहेंगे। ठीक, जो बूढ़ा ना उसको अजर कहेंगे। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसको अतिथि कहेंगे। ठीक है, यानी अतिथि किसको कहेंगे, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। आवश्यकता से अधिक वर्षा उसको अतिवृष्टि कहते हैं। ठीक है, और वर्षा का बिल्कुल ना होना तो उसको अनावृष्टि कहेंगे। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना ये अतिशयोक्ति होती है। जो बीत गया हो उसको अतीत कहते हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इसके लिए एक शब्द आएगा अतीन्द्रिय। ठीक, जिसकी तुलना ना की जा सके उसको अतुलनीय कहेंगे। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाएगा अद्वितीय। जो देखने के योग्य ना हो तो उसको अदर्शनीय कहेंगे। ठीक, किसी सभा संस्था का जो प्रधान होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं। नीचे की ओर मुख किए हुए इसको कहते हैं अधोमुख। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अद्गुड़ा कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई स्वामी ना हो, ठीक है, तो उसको कहेंगे अनाथ। जिसका निवारण ना किया जा सके तो वो होते हैं अनिवार्य। बिना पलक गिराए हुए तो उसको अनिमेष कहेंगे। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको अनुपम कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई निश्चित घर ना हो तो उसको कहेंगे अनिकेत। जो पढ़ा ना गया हो तो उसको कहते हैं अपठित। ठीक, दोपहर के बाद का जो समय होगा वो हो जाएगा अपराह्न। जो मापा ना जा सके उसके लिए आएगा अपरिमेय। जो आंखों के सामने ना हो तो उसको कहेंगे अप्रत्यक्ष और परोक्ष। अभिनय करने वाला जो पुरुष होता है उसको कहते हैं अभिनेता। और अभिनय करने वाली जो स्त्री होती है उसको कहते हैं अभिनेत्री। एक और इम्पॉर्टेंट आता है कि जिसका जन्म उच्च कुल में हो, ठीक है, हुआ हो या हो तो उसको कहते हैं अभिजात। किसी कार्य को बार बार करना ये होता है अभ्यास। ठीक है, अगला आता है जो कभी मृत्यु को ना प्राप्त हो तो उसको कहते हैं अमर। ठीक है, उसको जो अल्प यानी कम जानता उसको अल्पज्ञ कहते हैं। जो कम बोलता उसको कहते हैं अल्पभाषी। फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है उसको कहते हैं अस्त्र। और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार होता है उसको कहते हैं शस्त्र। याद रखिएगा दोस्तों, अस्त्र और शस्त्र में बहुत सी कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए, जो फेंक कर चलाया जाएगा उसको कहेंगे अस्त्र। ठीक है, किसी प्राणी को ना मारना अहिंसा होता है। अंडे से जन्म लेने वाला उसको कहेंगे अंडज। महल का भीतरी भाग इसको अंतापुर कहते हैं। ठीक है, जो बीत गया हो उसको अतीत कहते हैं। जो आगे की ना सोचता हो तो उसको अदूरदर्शी कहेंगे। ठीक, जो जीता ना जा सके उसको कहेंगे अजय। तो दोस्तों ये इस तरीके से वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं। आप अच्छे से जो भी आपके राजन सीरीज या आपकी जो पवन सीरीज है या आपकी विद्या क्वेश्चन सीरीज आती है या आपकी जो भी किताब है, जो भी गाइड है या जो भी नोट्स हैं, तो वहाँ से आप अच्छे से उनको दोस्तों याद कर लीजिए। ठीक है, और याद करने के बाद उनको अच्छे से दोहरा लीजिए, जिससे आपका ये रहेगा कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से गड़बड़ नहीं होगा। वरना दोस्तों यहाँ से अगर गड़बड़ हो गया तो ये मान के चलिए 15 से 20 सेकंड में आपका एक नंबर बन जाएगा और 15 से 20 सेकंड में एक नंबर आपका चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि इंपॉर्टेंट है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या होती हैं, या देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख लिखिए। ठीक है, तो हिंदी की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है, यानी जो ये लिखा हुआ ये सब है, ठीक है ना, ये देखिए ये सब क्या है, ये देवनागरी है। ठीक है, लिपि देवनागरी होती है। इसका विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ। वर्तमान रूप ब्रह्मी का विकसित रूप है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नवीन ध्वनियाँ और उनके नए नए नियम और नए नए चिन्ह बना लिए गए। यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला और लिपि विश्व की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। स्पष्टता और व्यंजकता में अन्य दूसरी किसी लिपि इसकी तुलना नहीं कर सकती। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। बांग्ला और गुजराती लिपि इससे काफ़ी मिलती जुलती हैं। गुरुमुखी, मुंडा, कैथी आदि लिपियां भी देवनागरी लिपि से ही विकसित हुई। ठीक है, यानी हिंदी जो होती है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आक्षरिक लिपि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आक्षरिक लिपि में संकेतों को अक्षरों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, वर्णों के माध्यम से नहीं। इसमें व्यंजनों के लिए दो ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। जैसे का में तो का
हलंत यहाँ पर लगा हुआ प्लस आ, तो ये आ की मात्रा यहाँ पर ये है, लेकिन ये दिखाई नहीं जाती है। ठीक है, यहाँ पर दो ध्वनियाँ होती हैं, इसलिए भी की वैज्ञानिकता में ये दोष कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक दोष हो जाता है यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि देखिए समझिए यहाँ पे कि विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं। प्रमुख विराम चिन्हों का नामोल्लेख, यानी प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से आते हैं आपको उनको बताना है। विराम चिन्ह से क्या मतलब है, अभिप्राय का अर्थ ही होता है मतलब। विराम चिन्ह के प्रकार बताइए, पूर्व विराम और अल्प विराम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि अर्ध विराम और पूर्व विराम का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका एक एक उदाहरण यानी एग्जाम्पल आपको देना है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो विराम चिन्हों के उदाहरण चिन्हों को उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है, अगला देखिए किस तरीके से है कि प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, पूर्व विराम और अर्ध विराम के दो दो उदाहरण दीजिए। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं चार विराम चिन्हों के नाम लिखिए, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले विराम चिन्ह जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे पता नहीं क्या पूछ ले, पूर्व विराम पूछ ले, अर्ध विराम पूछ ले, क्वेश्चनवाचक पूछ ले। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले विराम क्या होता है, उसका उदाहरण देख लीजिए क्या होता है और कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विराम का अर्थ होता है, देखिए विराम का अर्थ क्या हो जाएगा, ठहराव हो जाएगा। कहते हैं विराम कर लीजिए, रुक जाइए। तो यदि शाब्दिक रूप से देखें तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अपने भाव को प्रकट करने के लिए भाषा में बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। अगर बिना रुके हम अपनी बात कहते हैं तो सुनने वाले की समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कई बार भाव का रूप ही बदल जाता है। हम उचित जगह पर रुककर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भाव में स्पष्टता आती बल्कि उनका प्रभाव भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, रोको मत जाने दो, देखिए क्या लिखा है, रोको मत जाने दो। इस वाक्य में कहीं कोई विराम नहीं है जिससे उसके अर्थ, ठीक है, दो अर्थ व्यक्त करते हैं। पहला, रोको मत जाने दो, यहाँ पर क्या है, रोको मत जाने दो लिखा है, हल्का कॉमा लगा है तो यानी कह रहा है रोको मत जाने दो। ठीक है, यानी रोक लीजिए उसको, मत जाने दीजिए। दूसरा अर्थ क्या निकलेगा, रोको मत जाने दो, यानी उसको रोकिए मत, जाने दो वहाँ पे। ठीक है, पहला अर्थ क्या है, रोको मत जाने दो, यानी इसको रोक लीजिए, उसको मत जाने दीजिए। ठीक है, दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है, रोको मत जाने दो, यानी इसको रोकिए मत, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। ये दोनों अर्थ एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ तो स्पष्ट करते ही हैं। ठीक है, भाषा को सुंदर और प्रभावशाली भी बनाते हैं। परिभाषा क्या है, वाक्य बोलते अथवा लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। तो पहला यहाँ पर आता है पूर्ण विराम, उसका जो सिंबल होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कानून लागू हुआ। ठीक है, पूर्ण विराम हो गया। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो वाक्य पूरा हुआ, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है। अल्प विराम देखिए, ये हल्का सा इसका सिंबल यहाँ पर है। ठीक है, लिखते समय अथवा बोलते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से पृथक करने के लिए थोड़ा रुकते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होता है। देखिए शब्द को प्रकट करने के लिए देखिए यहाँ पर शेखर, राखी, नेहा और रोहन बगीचे में खेल रहे हैं। देखिए शेखर कॉमा लगा, यहाँ पे अल्प विराम लगा, नेहा में भी अल्प विराम लगा। सब्जी वाला आलू, टमाटर, भिंडी, बैंगन आदि बेच रहा है, तो देखिए सब में हल्का यहाँ से कॉमा लगा हुआ है, अल्प विराम लगा हुआ है। ठीक है, संबोधन के पश्चात देखिए दोस्तों क्या होता है, लिखा है भाइयों तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, मोहन तुम इधर आओ। देखिए समझिए यहाँ पे, ये देखिए अल्प विराम यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, रवि विद्यालय से आकर शहर चला गया, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैंने पिताजी से पूछ लिया है। ठीक है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, थोड़ा सा ठहराव हुआ, मैंने पिताजी से पूछ लिया। किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए कि के स्थान पर शिक्षक ने बताया धरती गोल है, कि धरती गोल है आएगा। पिता ने पूछा अब तक कहाँ थे, यानी कि अब तक कहाँ थे, यानी कि के स्थान पर क्या आ रहा है, ये यहाँ पर अल्प विराम लगाया जा रहा है। ठीक है, अर्ध विराम दोस्तों क्या होता है, तो अर्ध विराम को समझिए यहाँ से,
तो ये जो सिंबल लगा हुआ है ये होता है अर्धविराम का। तो सामान्यतः अर्धविराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है। जब एक उपवाक्य खत्म हो जाता है तो दूसरे को और जैसे शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है, यानी वहाँ पर आप और शब्द नहीं यूज़ करेंगे, ठीक, और वहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह लगा के दूसरा सेंटेंस आप जोड़ देंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पे, स्वतंत्रता आंदोलन से संपूर्ण देश में क्रांति की लहर दौड़ गई, भला स्वतंत्रता कौन नहीं चाहता। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से कॉमा लगा हुआ है, ये विराम चिन्ह लगा हुआ है, ठीक, तो ये क्या हुआ, ये और की जगह पर लगा हुआ है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरीके से होता है। प्रश्न पूछने हैं तो वाक्यों के अंत में सदैव प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बस कब छूटेगी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, तुम्हारे हाथ में क्या है, दुकान में कौन है, तुम्हारी पेंसिल कहाँ। देखिए ये बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह ये लगा हुआ है, ठीक। तो इसी तरीके से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो यहाँ पर ये होता है भावों को प्रकट करने हैं, तो जैसे भय, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि चिन्ह कहते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पर कहेंगे। जैसे हाय ये क्या हो गया, अरे तुम कब आए, ठीक है, छी तुम तो बहुत गंदे इंसान हो, वाह कितना सुंदर चिड़ियाघर है। तो देखिए यहाँ पे छी, और देखिए हाय कितना ये लगा इस तरीके से, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। दुख, हर्ष, अरे तुम पास हो गए, ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं, ठीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ये डैश होता है। शब्द युग्मों और तुलना करने वाले शब्दों के साथ ये चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे रात दिन, आजकल, सुख दुख, थोड़ा सा, कल सा, मोटा सा। देखिए लगा हुआ यहाँ पर ये डैश, रात यहाँ पर लगा योजक चिन्ह और दिन, ठीक। अगला फिर यहाँ पर देखते हैं उद्धरण चिन्ह यहाँ पे, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह यानी ये इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा ये लगते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंगल लगते हैं, डबल लगते हैं। ये चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है, ये देखिए इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत आए हुए शब्द जैसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का नाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे ये अंश तुम्हारी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ पर इकहरा लगाते हैं, कहीं पर हम लोग दोहरा भी लगाते हैं, ठीक है, दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ पर किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में वैसे का वैसा लिखने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्मा, तो यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमा में लगाएंगे, और यहाँ पर क्या करते हैं हम जो भी चीज़ होती है उनको यहाँ पर उनका कोटेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाता है, ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन अगला आता है यहाँ पे कि लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह में क्या होता है, इस तरीके से लगता है, ठीक है। तो लाघव चिन्ह को संक्षेपक भी कहते हैं। इस शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, अब आपको उत्तर प्रदेश लिखना है यहाँ पे, तो क्या करते हैं उत्तर प्रदेश, आप ऐसे तो लिखेंगे यहाँ पे। डॉक्टर यहाँ पे, तो डॉक्टर को ऐसे करके ऐसे लिखते हैं। प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे प्राइवेट, और यहाँ पर इस तरीके से आप लिखते हैं लिमिटेड, ये, ठीक। उसके बाद टेलीविज़न, तो टेलीविज़न को भी तो आप इस तरीके से लिखेंगे, लिखते नहीं लिखते हैं, ये जो जीरो ये लिखाते हैं, ये है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने विलोम शब्द किस तरीके से होते हैं, विलोम शब्द किसको कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को जाना, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को जाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द को जाना, और साथ साथ हमने जाना कि हिंदी के विराम चिन्ह की क्या उपयोगिता होती है, और प्रमुख विराम चिन्हों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।